ये जो एग्जामिनेशन की गाइड बुक है ना, जो टीचर्स को भी अवेलेबल होती है, सबसे पहले तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो टीचर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो टीचर जो वेल ट्रेंड है ही नहीं टीचिंग के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि जो कुछ नहीं करता ना, वो टीचर बन जाता है। हम कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, लेकिन उसके लिए शायद हम खुद अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी तो एफर्ट्स कर सकते हैं। आर वी डूइंग इट? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू नासिर, आपकी होस्ट। द क्रिस्चियन पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द क्रिस्चियन पर्सपेक्टिव में कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन करंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और इसको डिस्कस करने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ एसोसिएटेड विद नमक यूनिवर्सिटी एज एन एजुकेशनिस्ट, ऑल्सो अ पब्लिक स्पीकर एंड ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, मिस मारिया बतूल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वालिटी टाइम। थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि इन योर ओपिनियन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो करिकुलम है एजुकेशन का, क्या वो स्टूडेंट को इतना बिल्टअप करता है कि जब वो मार्केट में जाता है तो वो सब कुछ उसके पास वो स्किल्स मौजूद होती हैं, उसको सब कुछ आता है, या फिर उसे कुछ भी नहीं आता है? तो इस पे आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद आरज़ू। थिंग इज़ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका एक पाकिस्तान नेशनल करिकुलम जो है, क्वालिफ़िकेशन नेटवर्क, एक क्वालिफ़िकेशन का फ्रेमवर्क जो बना हुआ है, इट इज़ बेस्ड अपॉन 8 लेवल्स। वो ओके। 8 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल प्राइमरी, सेकंड लेवल आपका सेकेंडरी, फिर आपके पास आता है थर्ड लेवल आता है आपका जब आप मैट्रिकुलेशन कर लेते हैं, इंटरमीडिएट, फिर आपका ग्रेजुएशन है, टॉप मोस्ट लेवल 8 जिसको हम पीएचडी कहते हैं। अब इन लेवल्स में एक और इशू क्या आता है हमें कि क्या कोई ऐसा लेवल है जहाँ पे हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, एक पर्टिकुलर फील्ड में उसने किया है, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, मार्केट उससे कहती है कि आप एक्सपीरियंस लेकर आएँ। रीज़न क्या है इस एक्सपीरियंस के माँगने का? एग्जैक्ट। अब वो जो एक्सपीरियंस जो आपका क्वेश्चन था कि क्या वो सब कुछ सीख के जाता है या कुछ भी नहीं सीखता है? जो प्रैक्टिकैलिटी है ना, करंट अपडेट, आपका करिकुलम कितनी दफ़ा अपडेट हुआ है पाकिस्तान में? ये भी हमें सोचना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। सेकेंडली, उस एजुकेशन सिस्टम की जो रिफॉर्म्स है, उन पे कितनी दफ़ा हमने बात की है? हम वो कंट्री है कि जब हमारे एजुकेशन का बजट डिसाइड होता है ना, तो हम सबसे एंड में उसके बारे में सोचते हैं। करंटली 1.9% ऑफ योर जीडीपी, जस्ट 1.9% ऑफ योर जीडीपी इज़ फॉर एजुकेशन। एग्जैक्ट। वो कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास नहीं है। लिटरेसी रेट हमारा 62% है। बहुत अच्छा है सुनने में, लेकिन 62% कौन है? जो अपना नाम लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं, दे कैन रीड एंड राइट। उनको जाके पूछें, क्या क्रिटिकल थिंकिंग है उनके पास? मैथमेटिक्स आती है उन्हें? वो शायद अपने बिजनेस के लिए खुद कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वो सिखाता ही नहीं है, जो जाके हमें मार्केट में अप्लाई करना है। बच्चे एजुकेशन, अब आए एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके जब वो मार्केट में जाता है, मार्केट कहती है तुम्हें क्या करना आता है? वो बताता है हमने थ्योरी तो पढ़ ली है, प्रैक्टिकल नहीं आता हमें। इंडस्ट्री कहती है हमें प्रैक्टिकल चाहिए। एजुकेशन सिस्टम, रोड लर्निंग, रेक्टिफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे क्या करते हैं? याद किया, आपके पास एक कोर्स आउटलाइन है, आपने वो पढ़ी, पेपर दिया, आपने सीजीपीए भी अच्छी ले ली। हम अभी उनकी बात ही नहीं कर रहे कि जो बहुत अच्छा नहीं पढ़ रहे। बहुत टॉप क्वालिटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं। बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं हो रही, इस पे कोई फोकस नहीं इस करता। पे फोकस नहीं है और हमारे जो करिकुलम है, वो हम्म। इस पर फोकस करता ही नहीं है। स्टूडेंट की गलती नहीं है। गलती कहाँ पर है कि हमारे जो करिकुलम है, वो डिज़ाइन ही ऐसे कर दिया गया है कि जिसमें हमें मार्केट में जो अपडेट आती है, अब एआई आ गया, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पढ़ाती हैं कि स्कूल के किसी करिकुलम में जहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जा रही है, जहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स है, वहाँ किसी में भी इन्होंने ये पढ़ाया कि एआई है, ये चैट जीपीटी के पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या इन सब का जो यूटिलाइजेशन है ये हमारे काम भी आ सकता है? इंटरनेशनली है, पाकिस्तान में कौन कर रहा है? बिग क्वेश्चन मार्क। एग्जैक्टली। हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि जो कि थ्योरी बेस्ड नहीं है, और जब आप उसको थ्योरी की तरफ लेके जाते हैं तो स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत बर्डनाइज लगने लगता है, क्योंकि इट्स बेसिकली अ प्रैक्टिकल वर्क। और अगर आप उसको थ्योरी पढ़ते रहेंगे और उसको प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपके पास
क्या आउटकम्स आएंगे? सबसे बड़ा इशू रोट लर्निंग, रेक्टिफिकेशन, एक्सेक्ट लर्न बाय हार्ट एंड अप्लाई इन योर एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन की गाइड बुक है ना, जो टीचर्स को भी अवेलेबल होती है, सबसे पहले तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। सिमिलर एग्जामिनेशन सिस्टम है, आपके पास 5 इयर्स अवेलेबल हैं, 10 इयर्स अवेलेबल हैं, देन देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस, रिपीटेशन ऑफ आंसर्स आल्सो। एग्जैक्टली। हमने एक सिस्टम में बच्चों को फंसा दिया है। उनका जो माइंड है ना, वो डेवलप नहीं हो रहा, और जब तक माइंड डेवलप नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, आप कहीं नहीं जा सकते। आप जहाँ पर हैं वहीं पे बैठते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम आर्या। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो क्या बैरियर्स हैं जो स्पेशली हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में जो है वो वुमेन को या गर्ल्स को जो है वो फेस करने पड़ते हैं, और वो जिस वजह से जो है वो अपना आगे करियर नहीं परस्यू कर पाती हैं, या फिर जो है उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रही होती है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि हमें इंक्लूसिव होना पड़ेगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम का इंक्लूसिव होना पड़ेगा। हमारी जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है, वो आप रूरल एरियाज़ में चले जाएं, स्कूल्स की लोकेशन ही ऐसी होती है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ इसलिए बच्चियों को नहीं भेजते क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ तक जाने में बीच में वो रास्ते आएंगे जहाँ से हम अपनी बेटी को नहीं भेज सकते, बेटा तो भेज देंगे। तो सबसे पहले इंक्लूसिव, हम बात करते हैं उन एरियाज़ की, फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज़, लेकिन हमारी, अगर हमें खुद पता है पाकिस्तान की मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरियाज़ में। यस, वहाँ पे क्या हालात हैं। और फिर जब हम बात करते हैं वेमेन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है ख़वातीन की, क्योंकि जो माँ है वो तो पहली तरबियतगाह है, हमें ये तो पता चल चुका है। लेकिन उस माँ की ही जब एजुकेशन नहीं होगी तो बच्चों का क्या हाल होगा। एग्जैक्टली। और हम इस पे एम्फेसिस नहीं रखते। सेकेंडली, अगर आपको पता हो कि हमारे जो अभी भी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा लिटरेसी रेट है, उसमें अभी भी ख़वातीन जस्ट 53% है। एग्जैक्टली। अब 53% का मतलब क्या है कि 53% ख़वातीन है, और फिर वहीं पर जब हम बात करते हैं कि वो 53% को भी आता क्या है, नाम लिखना तो आता है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को खुद क्यों इतना ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हम खुद ही उस पे एम्फेसिस नहीं रख रहे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तो हमारा रिलीजन भी सिखा चुका है कि भाई एक माँ की जो एजुकेशन है वो बच्चों में आती है। इन एवरी सोसाइटी, हर जगह आप देखें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वुमेन एजुकेशन है। फिर अगर हम बात करें बैरियर्स क्या हैं, बैरियर्स सबसे पहले रूरल एरियाज़ में लोकेशन, फैसिलिटीज़। इवन आप कराची में देख लें कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन स्कूल्स हैं। फिर हमारा जो करिकुलम है ना, हमारे जो 2 सिस्टम्स चल रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन, टॉप मोस्ट एजुकेशन। फिर हमारा क्या आता है, जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। हमने खुद ही 2 डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम में बाँट दिया अपने बच्चों को। फिर आता है हमारा कैम्ब्रिज सिस्टम। अब हमने डिफरेंट बोर्ड्स बना दिए हैं। अब डिफरेंट बोर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ हैं। फिर क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम अगेन कॉम्प्रोमाइज़्ड। पूरे पाकिस्तान का जब तक नेशनल करिकुलम सेम नहीं हो जाता, तमाम प्रोविंसेस का सेम नहीं हो जाता, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जैसा ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाना शुरू कर देते। टीचर्स की जब तक ट्रेनिंग नहीं होती, तब तक ये चीज़ें वैसे ही रहेंगी। बात हम करते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन की। गर्ल्स की एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इम्पोर्टेंट है और बॉयज़ भी इम्पोर्टेंट है। 2 लोग मिलकर घर चलाते हैं। एग्जैक्टली। जब 2 लोग मिलकर घर चलाते हैं, मोस्टली अगर आप कराची की बात करें, 15,000 कपल्स फाइट फॉर डिवोर्स लास्ट ईयर, यही हुआ था। एग्जैक्टली। और 15,000 ने जो अपना रीज़न बताया कि क्यों वो डिवोर्स तक गए, 90% फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। क्यों आई थी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी? क्योंकि मेरा नहीं, कम एक ये खाया है और सब खा रहे हैं। डुअल इनकम पे जब तक हम नहीं जाएँगे, तब तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप्ड नहीं हैं अभी। और जब डुअल इनकम की बात करें, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो औरत अपने लिए काम नहीं कर सकती, वो औरत है जो पढ़ी लिखी नहीं है। एग्जैक्ट। एजुकेशन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपके अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बैरियर कहाँ पर आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हो रही। एजुकेशन का रूट वर्ड क्या है? अवेयरनेस। जब अवेयरनेस ही नहीं है, डिग्री या अवेयरनेस नहीं है, तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लॉड है। ये प्रॉब्लम है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, पर्सनल कैपेसिटी में हम काम भी करते हैं, लेकिन कभी ना कभी जाके हम कहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, कहाँ पे जाके हमारे अपने रिसोर्सेज भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। क्योंकि जो नेशनल करिकुलम सिस्टम है ना,
एट द एंड ऑफ द डे बच्चा उसी के बेसिस पे हम असेस करेंगे। वो जो असेसमेंट सिस्टम है, एग्जामिनेशन गाइड सिस्टम है, वो तो वही रहेगा। बच्चे को फिर वही सीखना है। वो अगर कोई स्किल सीख कर इंडस्ट्री से आता है, वो बोलता है हमने 3 महीने की इंटर्नशिप की है। अब 3 महीने की इंटर्नशिप के बेसिस पे क्या किसी एग्ज़ाम में वो पास होगा? नहीं। शायद जिस कोर्स को वो सीख कर आया है, जिस स्किल को वो सीख कर आया है, वो उस बच्चे से कहीं ज़्यादा है जो सिर्फ़ क्लास में बैठा हुआ पढ़ रहा है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन हम इसको कहीं रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते। तो ओवरऑल जब हम इंडस्ट्री को, जब हम प्रैक्टिकल लर्निंग को, स्किल्स डेवलपमेंट को और अपने एजुकेशन सिस्टम को, थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। जब दोनों को साथ लेकर आएँगे, इम्प्रूवमेंट तभी आ सकती है। अदरवाइज़ हम जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे एंड दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। एग्ज़ैक्टली। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, क्या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसमें जो टीचर्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है? और अगर है तो इस चीज़ को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है और इसके लिए क्या बेटर ऑप्शंस लाए जा सकते हैं? देखिए, मेरा ओपिनियन तो ये है कि वो टीचर जो वेल ट्रेन्ड है ही नहीं टीचिंग के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक और अनफॉर्च्यूनेट चीज़ ये होती है कि जो कुछ नहीं करता ना, वो टीचर बन जाता है। और फिर वो जो कुछ नहीं करता और टीचर बन जाता है, वो टीचर बनने के बाद जो करता है, वो तो बहुत डेंजरस है। पूरा सिस्टम जो है हमारा पूरी सब तरह से रहता है। कोलैप्स कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर टीचर, टीचिंग करने से पहले ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। उसे ये पता, देखिए हमें यही नहीं पता कि स्टूडेंट से हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम आपको ये सिखाता है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्टैक्ट आवर्स बढ़ाएँ। देखिए, एक तरबियत होती है आपके घर में और उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करते हैं ना बच्चे, जिसको रोल मॉडल देखते हैं, वो टीचर है। अगर टीचर के अपने बहुत सारे इश्यूज़ होंगे और वो इश्यूज़ विज़िबल हो जाएँगे, तो जो हमारे स्टूडेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा। क्योंकि उसके लिए एक जो टीचर है वो रोल मॉडल है। एग्ज़ैक्ट। वो हमेशा रोल मॉडल रहेगा। शायद पेरेंट्स से ज़्यादा बड़ा रोल मॉडल टीचर है। बचपन में हमने देखा था ना बच्चे क्या खेलते हैं? फादर-मदर नहीं खेलते, वो टीचर-टीचर खेलते हैं। जब वो टीचर-टीचर खेलते हैं इसका मतलब ये कि एक टीचर रोल मॉडल है। वो टीचर को ऐसे देखते हैं कि ऐसा बनना है और ज़्यादा टाइम आपको पता है स्कूल में गुज़रता है। फिर उसके बाद अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से गुज़रते हैं। एग्ज़ैक्ट। तो जब तक टीचर की ये ट्रेनिंग नहीं होती कि उसे कैसा दिखना है, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस नहीं, इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर। एग्ज़ैक्ट। कॉन्टैक्ट आवर्स बढ़ाएँ। ट्रेनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो एक जो रोल मॉडल है ना, उसका अपना जो पर्सोना है, वो कभी भी कहीं भी कन्फ्यूज़ ना हो। कन्फ्यूज़। कहीं भी स्टूडेंट देख के ये ना समझे कि आज तो ये ऐसे हैं, कल ये ऐसे थे। कल तो इन्होंने ये बात कही थी, आज उसके अगेंस्ट ही कोई बात कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन ना हो, ना बच्चों के लिए, ना आपके जो एडल्ट एजुकेशन है, उसमें भी नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न एक और ये है कि टीचर्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड। जब एजुकेटेड तो हैं, लेकिन वेल ट्रेन्ड। वेल ट्रेन्ड नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग पे हमारा इतना एम्फेसिस नहीं है। जब ट्रेनिंग पे एम्फेसिस नहीं है, हम कहते हैं कि अच्छा ये हर फील्ड में है, कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। हम बुक्स को साइड पे रख देते हैं। जब हमारी कोई पर्टिकुलर एक फील्ड में हम एंटर हो गए, अब हमें लगता है हमें सब आ गया है। एग्ज़ैक्टली। और आपको पता है टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस। आपको 2 दफ़ा क्यों सीखना है कि जब बच्चा आपसे सवाल करता है, तो उसे ये यकीन होता है कि जो मेरा टीचर है ना इसको सब पता है सब है और ये मुझे सही गाइड करेंगे। और ये मुझे सही गाइड करेंगे। ये वो एक लाइट है जो टनल के दूसरे साइड पे खड़ी हुई है और इस लाइट तक मुझे पहुँचना है। इस तक पहुँचने के बाद तो सारे रास्ते मेरे खुले हैं। रोशनी ही रोशनी होगी। तो ये जो रोशनी है ना, ये जो लाइट है, ये जो स्टूडेंट है, वो उसके लिए बड़ा मैटर करती है और इस लाइट को बनने के लिए सैक्रिफाइस है। बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट आवर्स बढ़ाने की बात मैंने इसलिए कही कि आपको अवेलेबल होना चाहिए। काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है अभी के स्टूडेंट्स को। डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, हम टेक्नोलॉजी का टाइम है ये। टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है, तो कहीं न कहीं आपके लिए प्रॉब्लम भी बन रही है। तो स्टूडेंट को एज़ अ स्टूडेंट सिर्फ़ नहीं लेना, आपको हर स्टूडेंट को एक केस लेना है। वो एक ऐसा केस है जिसकी इम्प्रूवमेंट, जिसकी ग्रोथ, ये शायद जिसकी तरबियत भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करती है और जब आप उसको एज़ अ केस लेंगे, केस इस सेंस में कि ये वो है जिसको हमें बनाना है। हमारा काम सिर्फ़ ये नहीं है कि हमने 9 टू 5 जॉब है, हम आए, हमने अपना लेक्चर डिलीवर किया, घर चले गए, उसके बाद हमारी पर्सनल लाइफ़ है, नो।
एजुकेशन सिस्टम में एज एन एजुकेशनिस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो 100% इसके ऊपर पैशनेट है। सेकेंडली उसके लिए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी बहुत सारे हैं, कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन योर स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट। अदरवाइज इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। हम कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, लेकिन उसके लिए शायद हम खुद अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी तो एफर्ट्स कर सकते हैं। आर वी डूइंग इट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि मतलब हम पाकिस्तान का जो फ्यूचर देखता है, तो उसमें अगर आपके पीछे से बेसेस ही अच्छी नहीं बनी होंगी, तो फिर आप आगे फ्यूचर जनरेशन से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। इवन आप का जो टीचर होता है, वो आपको एक गोल सेट करके कहीं ना कहीं दे रहा होता है और स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही होती है। बट अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट होगी कि आज टीचर ने आपको कुछ कहा है, कल टीचर आपको कुछ कह रहे हैं, आज उनका एक डिफरेंट ओपिनियन है, कल उनका कोई और ओपिनियन है, तो इसमें स्टूडेंट्स ही बहुत कंफ्यूज है। और मेजॉरिटी पे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि क्योंकि टीचर की खुद कोई अचीवमेंट नहीं है, तो आई शुड बी फॉलो दैम। यस। मैं आपसे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, बीइंग अ स्टूडेंट, मतलब मैं ये चीज़ देखती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में कि एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स, पाकिस्तान का जो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है या जो करिकुलम है, वो स्टिल बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते या हमें अवेयरनेस नहीं है, बट द थिंग इज़ कि उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। जैसे अगर एग्जांपल लें कि हम दूसरे वर्ड्स में देखते हैं, जैसे हम पेरिफेरल स्टेट्स हैं, दूसरे कोर स्टेट्स हैं, तो उन कोर स्टेट्स में हम देखते हैं कि वो फ़ोकस करते हैं कि हम जो है वो अपना पेपर जो है वो उसको सेव करें और हम बच्चों से ऑनलाइन असाइनमेंट्स ले लें या उनसे ऑनलाइन सबमिशन ले लें, थ्रू ईमेल्स ले लें या कोई भी और दूसरा जो है वो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करके उसको ले सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में देखते हैं कि स्टिल हम जो है वो हार्ड कॉपीज़ को प्रेफर करते हैं और हम मतलब टेक्नोलॉजी का उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे जो कि बाकी स्टेट्स कर रहे हैं या बाकी वर्ल्ड के रीजन्स में हो रहा है। और ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बट कर नहीं रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो ऐसा क्या बैरियर है जो कि इस चीज़ से रोक रहा है, और इसको आप अपने ओपिनियन में किस तरह से देखते हैं? अच्छा आरज़ू, मुझे जो लगता है कि सबसे पहले अगेन करिकुलम इस तरह से हमने डिज़ाइन कर दिया है कि हम स्टूडेंट को फोर्स कर रहे हैं कि बस लिखे जाओ और रट्टा लगाए जाओ। एग्जैक्टली। वही जो रोट लर्निंग है उससे हम निकल ही नहीं रहे कि हम निकलने के बाद ये सोचें कि हमारा जो स्टूडेंट है वो इतना इक्विप्ड है कि उससे टेक्नोलॉजी भी आती है। और स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी सिखाने से पहले हमें टीचर्स को टेक्नोलॉजी सिखानी है। एग्जैक्ट। हम पूरी दुनिया लीन मैनेजमेंट पे जा रही है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट क्या, हमारे तो पहले रिसोर्सेज कम है, फिर हम पेपर यूज़ करते हैं। पेपर हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वही मैनुअल सिस्टम है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। टाइम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो हम ऐसे यूटिलाइज़ करते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा हमारे पास टाइम ही है दुनिया में। बहुत मैनेजमेंट होती है टाइम वो की। पूरी दुनिया लीन मैनेजमेंट पे जा रही है। लीन मीन्स कि हम कम से कम हम अपनी मूवमेंट को भी इतना रिस्ट्रिक्ट कर दें कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। फिर एक हम डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास वैसे ही रिसोर्सेज कम है और फिर हम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं उस सिस्टम के लिए जिसको हम बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने किया भी है, लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर को हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड करना पड़ेगा। हमें मैनुअल सिस्टम से हट के अब पूरी दुनिया में बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक वो टाइम आ गया कि अब हम ये फ़ील करते हैं कि अब क्या हमें बताना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वो टाइम आ गया कि हमारे बच्चे ये बता रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी आती है, इसको यूटिलाइज़ करें। आपको पता है कि एनुअली हमें कितना हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चे कर रहे हैं थ्रू फ्रीलांसिंग, मोर देन $1 बिलियन हमारी इकोनॉमी को हमारे बच्चे दे रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। और ये हमारी रिपोर्टेड स्टैटिस्टिक्स हैं, पीएसईबी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एजुकेशन बोर्ड ने खुद रिपोर्ट किया 2024 में कि हमारा जो फ्रीलांसिंग से हमारे बच्चों ने मोर देन 1 बिलियन एनुअली, ये मोर देन $1 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स इकोनॉमी। तो अगर हम इस एजुकेशन सिस्टम को सभी के लिए एक तरह से इंक्लूसिव बना देंगे और टेक्नोलॉजी बेस्ड कर देंगे, तब आप सोचें कि हमें तो जीडीपी हमारी, हम सबको पता है कि क्या हालात है, हमें तो इसकी नीड है। एग्जैक्टली। बच्चे तो चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स तो चाह रहे हैं, लेकिन क्या हमारा टीचर इतना इक्विप्ड है? अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, क्या हम ये ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं? क्या हम इसके लिए वेलकमिंग है? क्या हम, मेरी एक रिसर्च से रिलेटेड टू माइक्रो क्रेडेंशियल्स, वो सारे कोर्सेज जो कि शॉर्ट कोर्सेज हैं,
इक्विवेलेंट टू वो सारी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जो हमारी एचईसी से रिकॉग्नाइज होती है, हम अपने टीचर्स के लिए ऐसे शॉर्ट कोर्सेज तैयार करें कि जिनके थ्रू वो सारी जो करंट स्किल्स हैं, स्किल्स डेवलपमेंट पे उनके काम करें, करंट स्किल्स को उससे लर्न करें। देखिए, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अगर रिसर्च नहीं आती मुझे, और रिसर्च भी वो वाली नहीं कि हमने 4 लोगों के पेपर्स पढ़े और हमने कुछ सीख लिया उससे, नो। हमें अपने करंट सिनेरियो में, अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई फ्लॉज़ निकल कर आते हैं, मुझे खुद उस रिफॉर्म की बात करनी है, मुझे खुद उसे आइडेंटिफ़ाई करना है, आइडेंटिफ़ाई करके सॉल्यूशन देना है। एग्जैक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो क्रेडेंशियल्स वो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, जो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करेंगे, टीचर्स के भी, स्टूडेंट्स के भी। हम 3 महीने में उन्हें वो स्किल तो सिखा सकते हैं जो कि इंडस्ट्री में नीडेड है। अगर हम इस पे काम करते हैं, एचईसी उसे रिकॉग्नाइज़ भी करे, एक ये भी चीज़ है कि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे टीचर्स जिनको हमें इक्विप कर चुके होंगे हम। हमें मज़ीद उनको ट्रेनिंग देते हुए ये नहीं सोचना होगा कि इन्हें करंट सिनेरियो का पता ही नहीं पता है। बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स भी आपको पता बहुत करने इम्पोर्टेंट चाहिए। है आपको लेके चल। यस, आपको बिज़नेस में क्या हो रहा है ये भी पता चलना चाहिए। आपको आपका स्टूडेंट कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको कौन से स्किल्स नीडेड है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको दुनिया में क्या चल रहा है, आपको सब पता होना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ग्लोबलाइज़ेशन है। एक कंट्री में जो इफ़ेक्ट आता है वो हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमैटिकली। और दूसरी बात ये कि फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली हमें कम से कम हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम तो हमारे पास आ गया, ब्लेंडेड लर्निंग आ गई ड्यू टू कोविड। हमने काफ़ी कुछ उससे सीखा। कोविड ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ब्लेंडेड लर्निंग इतने आराम से हमारे पास आती। वर्चुअल नेटवर्क्स हमारे इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते। ऑनलाइन लर्निंग चाहे कोविड की वजह से आई, बट एट लीस्ट वी हैव अनदर ऑप्शन इन केस वी डोंट हैव फिजिकल क्लासेस, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हम ऑनलाइन क्लास ले लें। इससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, स्किप नहीं हो रहा है, एटलीस्ट स्किप नहीं हो रहा। यस, और इसी की वजह से फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री भी ग्रो कर गई, बहुत ग्रो कर और जिसकी वजह से आप खुद सोचें कि आपकी जो जीडीपी है इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं। एनुअली उसमें इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब हमारे थोड़ा सा गवर्नमेंट के सपोर्ट भी नीडेड है। एग्जैक्टली, बेबी स्टेप्स होते हैं जो कि हम लेते हैं और फिर वो आगे जाके एक बड़ी गवर्नमेंट इस होते हैं। चीज़ को जब सपोर्ट करेगी, हम्म। फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे, सिर्फ सपोर्ट नहीं, फैसिलिटेट करे, उन पे टैक्सेस लगा दिए गए, चलें अच्छी बात है। हमें गवर्नमेंट को भी ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पे करना यस, है आपको। लेकिन थोड़ा सा इन्हें फैसिलिटेट भी करें। अ, उसके साथ-साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमारे करिकुलम को अपडेट करना पड़ेगा। अब ये इनएविटेबल हो गया, अब ये नागुज़ीर है कि हम इसको अगर यहाँ पे मज़ीद होल्ड कर गए तो और पीछे रह जाएँगे। इस रीजन में अगर आप देखें, अ, हमारा बजट भी एजुकेशन का बढ़ना चाहिए, उसका रीज़न ये 1.9 पर हमें ये बढ़ा है हमारा। लास्ट टाइम डिक्रीज़ हुआ था, इस बार इंक्रीज़ हुआ है। अ, इंडिया चले जाएँ 2.5%, चाइना चले जाएँ 4%, जापान 4%, और उज़्बेकिस्तान हमारी तरह एक डेवलपिंग स्टेट है, उज़्बेकिस्तान मोर देन 5%। अगर वो इतना बजट एलोकेट कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करते हैं, और मेरा हमेशा बिलीव रहा है कि सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना है, और प्रैक्टिकली पर्सनल कैपेसिटी में जितना हो सकता है ज़रूर करें। और एजुकेशन सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होता, तब तक ना बिज़नेस ग्रो करेगा, ना इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच मैम मारिया। अब हम जो है अपने कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तो उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं आपसे। एक तो ये कि क्योंकि कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है द क्रिएशन पर्सपेक्टिव, हम इस पे इंटरनेशनल पैराडाइम्स के ऊपर बात करते हैं, वॉर्स के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में एक साल से एक वॉर जो है वो जारी है और इज़राइल पैलेस्टीन इशू है। तो इसमें आप जो है वो पैलेस्टीन के लिए क्या सॉलिडेटरी मैसेज देना चाहेंगी? सेकंड ये कि अभी हमारी जितनी भी बातचीत हुई है, अगर हम उसे कॉन्क्लूड करें तो उसका कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि ये सब चीज़ें तब हो सकती हैं कि जब हमारी पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स हो रही हैं, तो उस टाइम पे जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं उनका एक ओपिनियन लिया जाए और फिर उसको रिफॉर्म किया जाए। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो ऐसी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐड ऑन होनी चाहिए या कुछ एलिमिनेट होनी चाहिए, या जो मौजूद हैं उनमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल होनी चाहिए और फिर आपको लगता है कि वो फ्यूचर में बेनिफिशियल होंगी?
एग्जैक्टली आंसू, दैट इज़ माय पॉइंट टू कि देखें, जब भी आप कोई भी काम करने जाते हैं ना, तो जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं। एग्जैक्टली। अब जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं वो ऑब्वियसली टीचर्स हैं। सिर्फ टीचर्स नहीं, मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि हमारे, वो टाइम है ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमें उनका ओपिनियन भी लेना चाहिए कि वो क्या सीखना चाहते हैं। उन्हें बिजनेस करना है बाहर जाके, तो क्या पता उस बिजनेस के लिए, अब हम बिजनेस का एक स्टूडेंट है, उसे अपना बिज़नेस जहाँ पे सेटअप करना है, उसे एक 3D मॉडल बनाना है वहाँ पे जाके। अपने उस एरिया का, जो अगर वो कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता है, अब उससे क्लाइंट कहता है कि 3D मॉडल बना के आओ। वो पहली दफ़ा सुनता है कि 3D मॉडल भी बनता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी होती है, आर्किटेक्ट के पास मुझे जाना पड़ेगा। तो वो खुद फुल्ली इक्विप्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बिज़नेस स्टूडेंट को भी फुल्ली इक्विप्ड नहीं करता कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। एग्जैक्ट। दैट पर्सन इज़ डिपेंडेंट अपॉन अदर पर्सन्स। यहाँ पे जाके फ्लॉ आता है। तो हमें सिर्फ हमारा ही नहीं ओपिनियन, हमें, मुझे लगता है कि अपने स्टूडेंट्स का ओपिनियन भी लेना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि वो क्या सीखना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, अब जो ये जो टाइम आ गया है ना, सोशल मीडिया से आप अर्न कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ से अर्न कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट नहीं थी, अगर देखा जाए फ्रीलांसिंग से जिस तरह से हमारे यूथ ने जितना अर्न किया है, उन्होंने कोविड के टाइम को जिस तरह से यूटिलाइज किया, शायद हम ऐसा सोचते नहीं थे। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ग्रो करवा दिया। तो ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं ना, उनको अब हमें सोचना चाहिए कि हमारा ये जो टाइम है, वी नीड टू अपडेट अवर करिकुलम एंड वी नीड टू मेक इट अकॉर्डिंग टू द needs of the industry, needs of the uh, students. If someone wants to be an entrepreneur, उसको entrepreneur बनना है, उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे हम इक्विप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सोचने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है, और अब काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर हैं कि काम नहीं किया तो हम खड़े भी नहीं हो सकते शायद। बहुत बहुत ज़्यादा वो वाला टाइम आ गया है कि जहाँ पे हमें सीरियस स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आपको इमीडिएट स्टेप्स सेकंड स्टेयर पे स्टेप रख लेना चाहिए और इमीडिएटली ये काम हो जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू पैलेस्टीन। देखें, दुनिया का कोई भी इंसान वॉर को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, और अगर वॉर को सपोर्ट करता है तो उसकी ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पैलेस्टीन में जो फेमाइन है, जो आपको पता है बच्चों के जो हालात हैं, देखें हम एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। हमने ये सोचा कि चलें, हमें ये नज़र आता है वॉर में किलिंग हो रही है। देखिए, वॉर इज़ ऑलवेज़ अ काइंड ऑफ कोलैटरल डैमेज, दोनों तरफ नुकसान होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बेचारे हमें नज़र आ रहे हैं कि जिनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उनकी एजुकेशन कहाँ है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। उनके लोग भी दुनिया में नहीं रहे हैं। वो जो बच्चे जो पीछे रह गए हैं, उनका क्या होगा? वो जो लोग जिनके घर तबाह हो गए हैं, उनका क्या होगा? बिज़नेसेस नहीं है, एजुकेशन ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ, जॉब्स नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। और इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन, उनको हम किस तरह से दोबारा वापस ज़िंदगी में लेकर आएँगे? नहीं लेकर आएँगे तो उनका क्या होगा? तो मेरा नहीं ख़्याल कि दुनिया में, देखिए, हम इंटरनेशनली यूएन बड़ा प्राउडली जो है सेलिब्रेट करता है 29 नवंबर को, पैलेस्टीन सॉलिडारिटी डे। लेकिन क्या वो सिर्फ हम सेलिब्रेट ही करते रहेंगे या कभी कुछ करेंगे भी? फिर उसके बाद ये 19th को सीज़ फायर हमारा अनाउंस हुआ था, जो पैलेस्टीन और इसराइल का, स्टिल देयर वर किलिंग्स इवन ऑन दैट डे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लोग इसके लिए एक अवेयरनेस है, बायकॉट भी हो रहा है, नेशनली इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए वॉइस रेज़ कर रहे हैं। और रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन यू बिलॉन्ग टू, रिगार्डलेस ऑफ द आइडियाज़, और बिलीवर और नॉन बिलीवर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी इंसानियत है, उसके बाद सब कुछ आता है। तो बीइंग अ पर्सन हू इज़ सेन इनफ टू गो अगेंस्ट ऑल दीज़ काइंड्स ऑफ किलिंग्स, वॉर को हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वॉर जहाँ पे भी, वहाँ कोलैटरल डैमेज है। और हमेशा वो बड़े इनोसेंट लोग होते हैं जो इस सारे इन द लाइन ऑफ फायर आके जिनका नुकसान होता है। तो आई होप ये इशू रिजॉल्व हो जाए। आई होप ये सीज़ फायर हमेशा के लिए ही सीज़ फायर रहे। एग्जैक्टली। और जो इसराइल कर रहा है, यूएन सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट ना करे, जो चीज़ें वो बात कर रहे हैं उन्हें इम्प्लीमेंट भी करे। आई होप सो। एग्जैक्ट।
ओके, थैंक यू सो मच मैम मारिया फॉर योर क्वालिटी टाइम। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे जाते हैं। इंशाल्लाह आपसे नए पॉडकास्ट में मिलते हैं एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।